नमस्कार दोस्तों। ग्रामोदय महाविद्यालय की जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं उसमें आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे भारतीय राजनीतिक विचारों की। उसके अंदर आज का हमारा जो विचारक है वो है आचार्य शुक्र। कौन है? आचार्य शुक्र। यानी जब आचार्य शुक्र की हम बात करते हैं तो नीति ग्रंथों के अंदर जो इनका ग्रंथ था शुक्र नीति, उसका महत्वपूर्ण स्थान है। बात यहां हो रही है नीति ग्रंथ होते क्या। नीति ग्रंथ नैतिकता पर आधारित है, यानी नीति रीति। नीति का मतलब है जो है तरीका, यानी किस प्रकार से जो है शासन व्यवस्थाएं संचालित होनी चाहिए, किस प्रकार से शासन व्यवस्थाएं संचालित होनी चाहिए, वो जो ग्रंथ है वो नीति ग्रंथ कहे जाते हैं। यानी संपूर्ण शासन की जो रीति नीति होती है उसके आधार पर जो है शासन सत्ता का संचालन होता है। तो आचार्य शुक्र की हम अगर दोस्तों बात करें तो वो उन्होंने जो ग्रंथ लिखा था शुक्र नीति सार। शुक्र नीति सार नीति ग्रंथ है। एक जो है संकेतक रूप में जो है राजा और राज व्यवस्था और जो नागरिक प्रशासन है उसके बारे में किस प्रकार से एक आदेश के रूप में या यूं कह सकते हैं निर्देश के रूप में जो है ये ग्रंथ होता है। अब इसके बारे में अपन जानकारी करें तो महाभारत के अंदर शुक्राचार्य के नाम से ये शुक्र जो है प्रसिद्ध थे। उन्होंने शुक्र नीति में 2000 लगभग श्लोक अभी मौजूद है। और इनके बारे में महाकवि दंडी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने लिखा था ये ग्रंथ 10 कुमार चरितम। उस 10 कुमार चरितम ग्रंथ के अंदर जो है राजनीति के जो शास्त्रकार है उसके अंदर शुक्र को महान शास्त्रकार कहा गया। यानी इनके जो राजनीतिक विचार है, इनके जो नैतिक विचार है, नीति संबंधी विचार है, वो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का अमूल जो है एक अभूतपूर्व योगदान इनका रहा है। और इनका जो है जो इनके द्वारा जो रीति नीति बताई गई उसके आधार पर शासन सत्ताएं संचालित होती आई। तो अब शुक्र नीति है, ये मुख्य रूप से शासन पर लिखा गया ग्रंथ है। इसके ऊपर लिखा गया है शासन के ऊपर। तो नीति ग्रंथों की अगर बात होती है तो शुक्र नीति उसमें सबसे ऊपर है और उसमें लगभग 2000 श्लोक है। और महाकवि दंडी ने इनको 10 कुमार चरितम जो पुस्तक है उसके अंदर महत्वपूर्ण शास्त्रकारों में जो इनको शामिल किया शुक्र। और शुक्र नीति जो ग्रंथ है वो शासन पर लिखा गया ग्रंथ है, यानी राजनीतिक व्यवस्था पर लिखा गया शासन, यानी किस प्रकार से जो है राजनीतिक व्यवस्था संचालित होती है उसके ऊपर लिखा गया जो है ग्रंथ है। इसमें जो है व्यवहारिक पक्ष को अधिक महत्व दिया गया, यानी मूल रूप से क्योंकि ये नीति ग्रंथ है और नीति ग्रंथों के अंदर व्यवहारिकता का जो है पुट वो ज्यादा दिखाई देता है। यानी व्यवहारिक तौर पर राजनीतिक व्यवस्थाएं किस प्रकार की होनी चाहिए, तो इसमें व्यवहारिक पक्ष को अधिक महत्व दिया गया। शुक्र नीति में मूल रूप से 4 अध्याय है, 2000 उसमें श्लोक है। और जो 5वां जो अध्याय है वो खिल नीति यानी शेष या अवशिष्ट नीति के रूप में, यानी ये शुक्र नीति का भाग नहीं है 5वां नहीं, इसमें मूल रूप से 4 अध्याय है। अधिकांश विचारकों ने शुक्र का रचना काल है वो ईसा के बाद का बताया। यानी अब जो शुक्राचार्य है वो हुए कब, तो अधिकांश जो विचारक है इन्होंने कहा कि भाई जो इनका जो कालक्रम है वो ईसा के बाद का है, यानी वैदिक काल के बाद का। काशी प्रसाद जायसवाल ने शुक्र नीति को 8वीं शताब्दी की रचना माना। काशी प्रसाद जायसवाल है जो इतिहास के महान इतिहासवेता रहे हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की इसके बारे में कि जो शुक्र नीति है वो 8वीं शताब्दी की रचना है। यानी व्यवहारिक पक्ष पर अधिक ध्यान दिया गया, मुख्य रूप से शासन प्रशासन कैसा होना चाहिए उसके ऊपर ध्यान दिया गया। और बाद में इसके अंदर 4 अध्याय है, 2000 श्लोक है। और जो 5वां अध्याय है खिल नीति यानी अवशिष्ट नीति, वो खिल नीति यानी बाद में इनके कुछ शिष्य रहे होंगे उन्होंने उसको ऐड किया है। तो मूल रूप से इनके द्वारा जो है 4 ही अध्याय बताए गए। और इसका जो रचना काल है वो ईसा के बाद का यानी वैदिक काल के बाद का है। और जायसवाल जो काशी प्रसाद है उन्होंने इसका जो रचना काल है वो 8वीं शताब्दी बताया है।
अब राज्य के बारे में, राज्य ही न्याय द्वारा धर्म अर्थ काम यानी त्रिवृत्त की सिद्धि करता है। इन्होंने बताया कि जो राज्य है वो न्याय द्वारा, किसके द्वारा? न्याय के द्वारा धर्म अर्थ और काम, त्रिवर्ग बताए हैं, धर्म अर्थ और काम यानी त्रिवर्ग की सिद्धि कराता है। सिद्धि कौन कराता है? राज्य। जैसे इन्होंने उदाहरण भी दिया, जैसे एक मल्लाह होता है यानी जो नाव का संचालक होता है, नाव चलाता है ना वो, उसका संचालक, मल्लाह के अभाव में नौका नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार राजा के अभाव में प्रजा नष्ट हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है दोस्तों इन्होंने कि जो मल्लाह है उसके बिना जो है नाव नहीं चल सकती, उसी प्रकार राजा के बिना ये प्रजा जो है व्यवस्था को संचालित नहीं कर सकती और प्रजा का नाश होता है यानी प्रजा नष्ट हो जाती। राज्य लोगों की भौतिक और नैतिक उन्नति का आधार होता है। अब जो राज्य है वो लोगों की जो नैतिक उन्नति है, क्योंकि नीति ग्रंथ है तो नैतिकता के बारे में बातें बताएगा, तो जो नैतिकता है उसके बारे में इन्होंने अच्छे से बात करी और कहा कि जो लोग हैं, लोगों की जो भौतिक उन्नति होनी चाहिए, रहन सहन खान पान जो तौर तरीका है उसके ऊपर किस प्रकार से जो विकास हो या किस प्रकार से जीवन जिया जाए उसके ऊपर, और एक नैतिक उन्नति कैसे हो यानी नैतिकता का जो है उन्नयन कैसे हो, ये सब बातें जो है राज्य के आधार पर ही हो सकती है। यानी राज्य के लोगों के भौतिक और नैतिक उन्नति का मूल आधार बताया है। राज्य को लोगों के भौतिक उन्नति और नैतिक उन्नति का मूल आधार इन्होंने जो है उसको बताया है। फिर अगला है वो है आपके अब राज्य के सावयव सिद्धांत का समर्थन किया। राज्य का सावयव सिद्धांत का अर्थ होता है दोस्तों कि एक शरीर के समान राज्य है, जैसे मनुष्य के शरीर के अंग होते हैं, जैसे हाथ है, कान है, मुख है, नाक है, कंधे हैं, उस प्रकार जांघें हैं, इस प्रकार, तो उसी प्रकार राज्य के भी कुछ अंग होते हैं। उन्हीं अंगों के आधार पर है वो राज्य का निर्माण होता है। और राज्य का सप्तांग सिद्धांत भी इन्होंने दिया। इन्होंने बताया कि राज्य के वो 7 अंग होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो राज्य के सावयव सिद्धांत का समर्थन किया और जो राज्य का कार्य क्षेत्र है उसके अंदर 8 कर्तव्य राजा के बताए। यानी पहला है दुष्टों का निग्रह, यानी दुष्ट लोग हैं उनका कैसे मान मर्दन हो, उनका कैसे जो है संहार हो, वो काम करेगा, वो भी काम राज्य करेगा। फिर प्रजा की सुरक्षा और रक्षा का कार्य कौन करेगा? वो भी जो है राजा ही करेगा। फिर दान देना, यानी ब्राह्मणों विप्रों को जो दान देने का कार्य है वो भी राजा ही करेगा। फिर प्रजा का परिपालन करेगा, न्यायपूर्वक कोष का अर्जन करेगा। 8 कार्य बताए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है वो न्यायपूर्वक कोष का अर्जन, यानी राजा जो कर लेगा, जो है राशि वसूल करेगा जनता से सुरक्षा के बदले, वो राशि न्यायोचित होगी। कैसे होगी? न्यायोचित होगी। यानी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कर हो और जनता दे ही नहीं पाए, ऐसा नहीं। न्यायोचित तरीके से जो है कोष का अर्जन करेगा। कौन करेगा? राजा, क्योंकि बिना कोष के सेनाओं का संचालन करना, राज्य व्यवस्था का संचालन करना असंभव होता है। उसके लिए धन चाहिए, और धन कहां से प्राप्त होता है? जनता से ही प्राप्त होता है। तो वो न्यायपूर्वक होनी चाहिए, प्रणाली भी न्यायपूर्वक होनी चाहिए, और जो कर की प्रणाली है या कर का जो भाग है वो भी न्यायपूर्वक होना चाहिए। फिर है राजाओं से कर वसूल। छठी बात इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई कि राजाओं से कर वसूल। कोई छोटा राज्य है, उसने अधीनता स्वीकार कर ली है, तो उससे टैक्स लो, उससे कर लो, ताकि हमारी जो उस राजा की जो जनता होती है, जो प्रजा होती है, उसके ऊपर ज्यादा जो है आपको कर नहीं लगाना पड़े। इसीलिए वो क्या करेंगे, और जो राज्य है उनको जीत कर या उनको अधीन करके वहां से कर वसूल करेगा राजा। ये भी एक राजा का कर्तव्य बताया। फिर शत्रुओं का अंत करेगा, शत्रुओं पर विजय पाएगा, क्योंकि राजाओं के समय बहुत ही जो उसके पड़ोस के राज्य होते थे वो शत्रु के रूप में रहते, और बार बार यही रहते कि वो उसी धारणा में रहते भाई कब इसका जो है इस राज्य का हम अंत कर दें। तो उसके लिए राजा को सजग रह के उन जो है दुश्मनों का अंत करना चाहिए। फिर निरंतर भूमि का अर्जन करना चाहिए। अब एक राजा के लिए निरंतर भूमि का अर्जन का मतलब होता है साम्राज्यवादी यानी दिग्विजय की नीति का परिपालन करना चाहिए, क्योंकि जब राज्य बाहर के कोई प्रयत्न नहीं करता है या अपनी भूमि को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करता है, वो राज्य धीरे धीरे समाप्त हो जाता है।
उदासीन राज्यों की श्रेणी में आता है। तो यहां एक क्रियाशील राज्य को बनाने पर शुक्र ने जोर दिया है। फिर बात करते हैं कि राज्य के संबंध में जो है शुक्र के जो अन्य विचार है। शुक्र के अनुसार प्रजा से अपना वार्षिक कर वेतन के रूप में स्वीकार करने में स्वामी के रूप में स्थित राजा को ब्रह्मा ने प्रजा के पालना जो है सेवक बनाया है। अब यहां देखो दो बातें आएंगी। पहली बात तो यह कि प्रजा से अपना वार्षिक कर, यानी प्रजा से कर लेगा, क्या लेगा, प्रजा से कर लेगा, वार्षिक कर के रूप में वेतन के रूप में स्वीकार करेगा और स्वामी के रूप में खुद रहेगा। और उस स्वामी का जो निर्माण है वो कौन करेंगे, ब्रह्मा। कुल मिला के इन्होंने देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का जो है समर्थन किया है। क्योंकि यहां बात ब्रह्मा की हो रही है, तो ब्रह्मा ने प्रजा की पालन के लिए राज्य को संसार राजा को संसार में जो है राज्य करने के लिए भेजा, और वो कर के रूप में, वेतन के रूप में कर लेगा जनता से और जनता के सेवक के रूप में कार्य करेगा। तो दो तीन चीजें यहां महत्वपूर्ण है। एक तो है प्रजा से अपना वार्षिक वेतन लेगा, तो एक बात निश्चित हो जाती है कि जो कर थे वो वार्षिक थे। कैसे थे, वार्षिक, यानी वर्ष में एक बार ही लिए जाते थे। फिर है कि वेतन स्वीकार करेगा, उसके बाद में स्वामी के रूप में रहेगा। स्वामी का मतलब है संरक्षक के रूप में, राज्य जो राजा है संरक्षक के रूप में, प्रजा के संरक्षक के रूप में कार्य करेगा। फिर ब्रह्मा ने प्रजा की सेवा के लिए राज्य का जो रहे राजा को दुनिया के अंदर भेजा। इसका मतलब है राजा है वो ब्रह्मा का अंश है। इसका मतलब है कि इन्होंने देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का जो है समर्थन किया, यानी इसमें व्यवहारिकता भी है और देवी उत्पत्ति सिद्धांत का भी समर्थन है। राजा के देवी उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थन किया और राज्य को अनिवार्य एवं स्वाभाविक संस्था बनाया। राज्य अनिवार्य है, स्वाभाविक है, क्योंकि शासन सत्ता के बिना नागरिकों का जीवन, जो नागरिक जीवन होता है, उसको सही तरीके से नहीं चलाया जा सकता। क्यों, ये आपको भी पता है, हम सभी को पता है कि बिना व्यवस्था लोगों को नियमित नहीं किया जा सकता, लोगों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लोगों के व्यवहार को संतुलित नहीं किया जा सकता। इन सभी कार्यों को करने के लिए जो है राज्य नामक संस्था वो स्वाभाविक है, बात है नहीं है, स्वाभाविक और अनिवार्य है। बिना राज्य के व्यक्ति का कोई अस्तित्व जो है संभव नहीं होता, क्योंकि व्यवस्था का हिस्सा व्यक्ति कब बनता है, जब व्यवस्था उसके लिए अच्छी हो, और व्यवस्था का हिस्सा बनने के बाद ही नागरिक जीवन की शुरुआत होती है। तो अनिवार्य संस्था बताया शुक्र ने और स्वाभाविक संस्था भी बताया। और संसार के अभ्युदय का आधार भी राज्य ही है, यानी ये संसार है, ये जो जगत चल रहा है, दुनिया चल रही है, इसका आधार क्या है, राज्य है। यानी बिना राज्य के एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, यानी अराजक व्यवस्था के अंदर रहकर राज्य कुछ भी नहीं कर सकता। तो राज्य के देवी उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में भी इन्होंने बताया और एक व्यवहारिकता की बात बताई कि वार्षिक कर भी लेगा और सेवक के रूप में कार्य करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम, सेवक के रूप में जो है राज्य कार्य करेगा, किसके लिए, लोगों के लिए। फिर बात करते हैं राज्य का सप्तांग सिद्धांत। अब राज्य है उसके 7 अंग होंगे। अब 7 अंग के सबसे बीच में स्वामी को है वो सिर माना गया, क्योंकि इन्होंने सावयव सिद्धांत दिया, तो स्वामी को सिर, मित्र को है जो कर्ण माना, यानी कान के रूप में मित्र रहेंगे। फिर कोष को मुख माना, यानी मुख के समान कोष रहेगा। फिर नेत्र के समान अमात्य, अमात्य का मतलब है प्रधानमंत्री या मंत्री। फिर मन, जो आंतरिक इच्छाएं होती है, वो सेना के रूप में रहेगी। और जो भुजाएं, राज्य की भुजाएं कौन होगा, वो होगा दुर्ग, यानी दुर्ग को भुजाएं कहा है। और राष्ट्र को पैर का, यानी जो जमीन है, जो जनपद है, उसको पैर कहा है। तो इस प्रकार 7 अंगों से मिलकर जो है राज्य का निर्माण हुआ है। अब ये जो 7 अंग है, इन 7 अंगों से मिलकर ही राज्य का जो है निर्माण हुआ है। और ये 7 अंग मिलकर शासन सत्ता के अंदर भागीदारी करेंगे और एक शासन व्यवस्था का संचालन करेंगे, वो नीति और रीति से। फिर बात करते हैं दोस्तों अब राजा के लिए सहयोग के लिए मंत्री परिषद,
उसके अंदर आपके मंत्रिपरिषद को अनिवार्य बताया गया है और मंत्रियों की सलाह राजा के लिए अनिवार्य है। फिर 7-8 मंत्रियों की एक परिषद होगी, वही राज्य का संचालन करेगी और कार्यों का वितरण मंत्रियों के अंदर इस प्रकार से किया जाएगा कि प्रशासनिक दक्षता बनी रहे और मंत्रिपरिषद के सदस्य धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और काम शास्त्र में पारंगत हो गए, जैसा कि कौटिल्य ने बताया था। उसी प्रकार से जो है आचार्य शुक्र ने भी यही बात करी। तो मोटे तौर पे दोस्तों आज जो हमने अध्ययन किया है वो आचार्य शुक्र के बारे में, उनके जो नीति ग्रंथ है शुक्र नीति सार, उसके बारे में। उसके अंदर 4 अध्याय, 5वां अध्याय खिल नीति के रूप में, जिसको अवशिष्ट जो है एक भाग कहा जाता है। 4 मुख्य अध्याय है, 2000 के आसपास उसमें श्लोक है। और जो राज्य को आवश्यक और एक नैतिक संस्था और भौतिक उन्नति के लिए जरूरी माना है। उसके बाद उन्होंने राज्य के कुछ कर्तव्य बताए 7-8, और फिर सप्तांग सिद्धांत के बारे में और राज्य की जो उत्पत्ति है उसके अंदर उन्होंने एक सेवा भाव और एक व्यवहारिकता और एक देवी सिद्धांत, तीनों का एक मिला जुला रूप है वो हमारे सामने रखा है। तो इस प्रकार से आज हमने शुक्र के बारे में जो है चर्चा की है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।